गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग आकलन के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो आपका है नया सब्जेक्ट रीजनिंग, है ना। रीजनिंग नया सब्जेक्ट है, इसको हम लोग मानसिक योग्यता भी कहते हैं। सोच के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण, जैसे कि मानसिक योग्यता का जितना भी प्रश्न होता है हम लोग सोच समझ के निकालते हैं ना। सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इस टाइप का ही उसमें आंसर निकालने का तरीका होता है। तो ये सोच के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण है ना। सोच के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण, तो इसको 5 भागों में बांटा गया। पहला है संक्रियात्मक सोच। संक्रियात्मक सोच पहला क्या है? संक्रियात्मक सोच। संक्रियात्मक सोच में होता क्या है, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं हम कि अक्षरों ए बी सी के तीनों, ये ए बी सी 3 अक्षर है ना, तीनों अक्षरों का प्रयोग करते हुए इन्हें अन्य प्रकार से लिखें। या इन्हें कितने प्रकार से लिखा जाता है? तो देखिए ए बी सी है ना, इसको कितना, तो पहला तो हम ए बी सी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसी में लिख सकते हैं ए, इसको सी पहले कर दीजिए बी बाद में, ये दूसरा हो गया है ना, ए सी बी। तीसरा ले लिए तो पहले बी रख लीजिए, उसका सी ए है ना, उसके बाद बी रखिए तो सी ए को बीच में करके इधर सी कर दीजिए, हो गया ना चौथा। पांचवा में ले लीजिए आपका सी ए बी और सी बी ए, ये तो ये 6 प्रकार से लिखे जा सकते हैं, है ना। ए बी सी डी तीनों अक्षरों का प्रयोग करते हुए हम लोग 6 प्रकार से लिखे सकते हैं। तो ये हो गया पहला संक्रियात्मक सोच। दूसरा आ जाता है आपका गणनात्मक सोच, है ना। तो गणनात्मक सोच में क्या होता है, इसमें जैसे कि क्वेश्चन ले लिया आप 2 4 7 11 और 16, और इसके बाद वाला संख्या क्या होगा, है ना। तो ये आपका गणनात्मक सोच कहलाता है। इस टाइप का प्रश्न गणनात्मक सोच वाली प्रश्न कहलाते हैं। प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न में क्या होता है कि प्रश्न में दी गई श्रृंखला को जारी रखने के लिए, श्रृंखला है इसको जारी रखने के लिए आगे वाली संख्या कौन सी होगी, है ना। तो इसमें देखिए आप कि आगे वाली कौन सी संख्या होगी उसको निकालने की, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग गणनात्मक सोच वाली प्रश्न करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 2 है 4 है, तो 2 2 4, ये 2 आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, या प्लस 2 4 हो जाएगा। 4 से 7, इसमें प्लस 3 करें तो 7 हो जाएगा, इसमें प्लस 4 करें तो 11 हो जाएगा, इसमें प्लस 5 करते हैं 2 3 4 5, तो 11 5 16 हो गया ना। इसमें भी इसी प्रकार प्लस 6 कर देते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाता है 22, है ना, इसका 22 आंसर। तो ये आपका हो गया गणनात्मक सोच। इसके आगे आ जाइए तीसरा समनियोजात्मक सोच।
समनियोजात्मक सोच। जैसे एक प्रश्न है आपका कि a प्लस बी बराबर सी, ठीक है, a प्लस बी बराबर सी, ये पहला हो गया। अगर इसका दूसरा आ जाता है c प्लस डी बराबर ई, सी प्लस डी, ये डी है, सी प्लस डी बराबर ई, हाँ। तो ये आगे प्रश्न इसका कि इसका क ख ए प्लस बी बराबर सी और सी प्लस डी बराबर ई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, ठीक है, बराबर सी होगा। दूसरा दिया हुआ है सी बड़ा है डी से, है ना, सी डी से बड़ा हुआ है। तीसरा दिया हुआ है आपका, अच्छा इसका 1 2 3 जैसे को क ख कर देते हैं, क ख और ग बी बड़ा है ई से, है ना, घ ई बड़ा है डी से, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा इसका संबंध को हम लोग देखते हैं पहले कि क्या है। जैसे ए सी, है ना, ए प्लस बी बराबर सी, तो यानी कि ए और प्लस दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को साथ दोनों को जोड़ते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, सी प्राप्त होता है। यानी कि इससे हमको पता चल गया कि सी जो है ये सी जो है बी से सी, 1 मिनट लाइन में रहिएगा तुरंत। हाँ यहाँ थोड़ा सा गलत पड़ रहा था। सी जो है आपका, सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से, तो ये तो कंफर्म हो गया कि सी ए से भी बड़ा है। सी जो है ये अगर दोनों साथ जोड़ते हैं जिसके बराबर होता है, मान लिया कि यहाँ 2 जोड़े और यहाँ पे 3, तो ये 5 आ गया, है ना, ये 5 आ गया। इसके अर्थ हुआ कि ये 2 से भी बड़ा 5 है और 3 से भी बड़ा 5 है ना, दोनों से। तो सी तो बड़ा हो गया, ए से भी बड़ा हो गया और बी से भी बड़ा सी आ गया ना, ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। इसी प्रकार यहाँ देखें सी प्लस डी बराबर ई, तो यानी कि इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ई दोनों को जोड़ते हैं, सी और डी को, तो ये ई निकलता है। यानी कि यहाँ पे रखते हैं हम 4 + 3 बराबर 4 3 7, है ना। तो यानी कि आपका इससे भी सी से भी बड़ा है ई और ये आपका डी से भी बड़ा है ई, यानी कि 4 से भी बड़ा 7 है और 3 से भी बड़ा 7। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आपका ई बड़ा है सी से, है ना, या ई बड़ा है डी से, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये प्रश्न लेके चलते हैं, सी प्लस डी बराबर ई, है ना, सी प्लस डी बराबर ई। तो सी है जो यहाँ पे सी, तो इसको सी के जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी हुआ, ए प्लस बी बराबर सी हुआ, तो ए प्लस बी प्लस डी, है ना, प्लस डी बराबर ई लिख सकते हैं ना। तो ये तीनों को एक साथ जोड़ें अगर हम, हाँ, ए बी प्लस डी, अगर तीनों को एक साथ जोड़ें तब ये आता है ना। ये तीनों को साथ जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ये वाला प्राप्त होता है ई, है ना, साथ जोड़ने को पर हमें ये प्राप्त होता है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ कि ई जो है ये तीनों से बड़ा हुआ, क्या आ गया, ए से बड़ा है ई, आया ना, बी से बड़ा है ई,
और डी से बड़ा है ई, यानी कि ये तीन ई तीनों से ई बड़ा है, ए बी और डी से बड़ा है। तो यहाँ देखिए यहीं पे हमको प्रश्न का आंसर मिल गया, डी से बड़ा है बी से बड़ा है ई, बी से बड़ा है ई, है ना, ये मिल गया ना हमें। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं समनियोजात्मक प्रश्न या सोच, इसको समनियोजात्मक सोच। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये तीसरा था, चौथा आ जाते हैं तार्किक सोच, है ना। चौथा में तार्किक सोच। तार्किक सोच क्या होता है? एक प्रकार का तर्क करना टाइप का होता है, तर्क टाइप, मतलब तर्क जो करके प्रश्न का आंसर निकालता है वो तार्किक सोच कहलाता है। तार्किक सोच। इसमें अगर एक प्रश्न हम ले लें इस टाइप का कि प्रश्न है आपका, परीक्षा भवन में जो नकल करते हैं, है ना, परीक्षा भवन में जो नकल करते हैं वे अक्सर पकड़े जाते हैं, है ना। परीक्षा भवन में जो नकल करते हैं वो अक्सर पकड़े जाते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि परीक्षा भवन में जो नकल करते हैं वो अक्सर पकड़े जाते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन भी होगा तो आंसर में। पहला, परीक्षा भवन में नकल करने वाले कम लोग होते हैं। दूसरा, परीक्षा भवन में नकल करने वाले सभी लोग पकड़े जाते हैं। तीसरा, परीक्षा भवन में नकल करने वालों में से कम ही लोग बच पाते हैं, है ना, कम ही लोग बच पाते हैं। और चौथा, परीक्षा भवन में नकल कर पाना नामुमकिन है ना। तो इसमें से हमको एक निष्कर्ष निकालना है कि परीक्षा भवन में जो नकल करते हैं वे अक्सर पकड़े जाते हैं। तो इनके समकक्ष ये चारों में कौन सा एक इसका आंसर है? जो परीक्षा भवन में नकल करते हैं वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक निष्कर्ष हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि परीक्षा भवन में नकल करने वाले कम लोग होते हैं। ये कोई जोड़ी नहीं कि कम करता है या ज़्यादा करता है ना। परीक्षा भवन में नकल करने वाले सभी लोग पकड़े जाते हैं। कभी कभी दुर्भाग्य से कोई बच भी तो जाता है कि नहीं। परीक्षा भवन में नकल करने वालों में से कम ही लोग बच पाते हैं, कम ही लोग बच पाते हैं ना। तो परीक्षा भवन में जो नकल करते हैं वे अक्सर पकड़े जाते हैं और कम ही लोग बच पाते हैं। मैंने एक अनुमान के तहत बता रहा है कि कम ही लोग पकड़े जाते हैं। लगभग ये सही लग रहा है। परीक्षा भवन में नकल कर पाना मुश्किल, आज के समय में सभी को लगभग कर ही लेता किसी न किसी रूप में परीक्षा भवन में नकल, एक दूसरे से पूछ के या जैसे भी हो। तो इसका निष्कर्ष के रूप में निश्चित रूप से सही है, परीक्षा हॉल में नकल करने से
अधिक संभावना पकड़े जाने की है। अगर कोई इंसान, कोई छात्र परीक्षा भवन में नकल करता है तो सबसे अधिक है उसको पकड़े जाने की संभावना, और बच पाना बहुत बचने की कम होती है। निष्कर्ष के रूप में निश्चित रूप से ही परीक्षा हॉल में नकल करते से अधिक संभावना पकड़े जाने की होती है, बचने की कम होती है। मतलब परीक्षा हॉल में जो लड़का नकल करता है अधिक संभावना पकड़े जाने की होती है, बचने की कम होती है। इन तथ्यों के पहचान हेतु कुछ मानसिक तर्क दिए गए हैं। ये तर्क सही सोच कहलाता है। तो ये इसका जो तर्क जो निकलता है, इसका सही सोच कहलाता है कि परीक्षा भवन में नकल करने वालों में से कम ही लोग बच पाते हैं, कम ही लोग बच पाते हैं, अधिकतर लोग पकड़े ही जाते हैं ना। इसके बाद आ गया तार्किक सोच के बाद आप एक और आ जाते हैं भावनात्मक सोच, है ना। तार्किक सोच के बाद भावनात्मक सोच। भावनात्मक सोच क्या है? तो इसका एक प्रश्न, क्या आप भीड़ भाड़ वाले कार्यालय में कार्य करने में घबराते हैं? क्या आप भीड़ भाड़ वाले कार्यालय में कार्य करने से घबराते हैं, है ना। तो इसका पहला लिखिए आप, पहला आंसर में दिया हुआ हाँ, दूसरा में कभी नहीं या कभी कभी, कभी नहीं कभी कभी, तीसरा में आ जाते हैं नहीं, हाँ नहीं कभी कभी, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका क्या? तो ये एक प्रकार का मानसिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है ना। ये भावनात्मक जो प्रश्न होता है आपका रीजनिंग का 5वां जो इसका प्रकार है भावनात्मक प्रश्न, ये मनोविज्ञान से संबंधित होता है कि क्या आप भीड़ भाड़ वाले कार्यालय में कार्य करने से घबराते हैं। ये एक मनोविज्ञान, इसका आंसर होगा नहीं, हम नहीं। लेकिन इसका क्या, यह एक मनोविज्ञान से संबंधित है, ये एक मनोविज्ञान से संबंधित है जो मनोचिकित्सक लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका हम लोग उपयोग रीजनिंग में नहीं करते हैं। रीजनिंग, फिर रीजनिंग, है ना, इसका रीजनिंग में प्रयोग नहीं या नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग में प्रयोग नहीं करते हम लोग, प्रयोग नहीं होता है या नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। ऐसे इसका आंसर नहीं होगा कि क्या आप भीड़ भाड़ वाले कार्यालय में कार्य करने से घबराते हैं, तो नहीं। लेकिन इस टाइप का जो प्रश्न होता है वो मनोविज्ञान या मनोविज्ञान चिकित्सक जो होता है उन लोग इस पर ज़्यादा तर्क करते हैं, या कि नहीं अपने उन लोग के बारे है ये मनोविज्ञान समझती है। ये हम लोग का जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग के पार्ट में ये नहीं पूछा जाता है ना। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग दो प्रकार का होता है, एक वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, है ना। तो इसके दो प्रकार में आ जाते हैं, वर्बल और नन, दूसरा नन वर्बल, है ना। वर्बल और नन वर्बल ये रीजनिंग का है। तो इसमें हम लोग पहला चले जाते हैं, इसी का पहला का क वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम, इसका पहला चले आए वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम में आपका पहला प्रश्न हम लेते हैं कि वर्णमाला क्रम से पहला प्रश्न, है ना, ये रीजनिंग का ही है और इसी टाइप का प्रश्न अब हम लोग का एग्जाम में आएगा। इसी से हम देखिए, इसमें है कि उपयुक्त वर्णमाला, जैसे कि वर्णमाला क्रम में हम लोग आ जाता है ए से लेके जेड तक, A B C D से जेड तक, है ना।
ये वर्णमाला क्रम है। इसी को हम लोग को क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है। जैसे वर्णमाला क्रम, प्रश्न पहला हम ले लेते हैं 1 नंबर। वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वें अक्षर, है ना, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा है, कौन सा होगा। वर्णमाला क्रम के बाएं से वर्णमाला क्रम के बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, एक हम वर्णमाला क्रम में दूसरा पेपर में हम लिख के यहाँ रखे हैं, है ना। वर्णमाला क्रम यानी ABCD से लेके डैश तक 1 2 3 4, ठीक है। ये 26 है टोटल, है ना। तो हम लोग का प्रश्न पहला क्या था, प्रश्न में लिखा हुआ क्या है कि बाएं से कि इसमें लिखा वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर। तो बाएं से 8वां ले लेते हैं यहाँ से। ये हमारा बायां हो गया, ये दायां हो गया। हाँ, ये बायां ये दायां। बाएं से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बाएं से 8वां अक्षर हमारा H आ गया, है ना। H 8वां आ गया, H 8वां अक्षर आ गया। इसका ये H आ गया। इसके इधर ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक तो हमारा 8वां अक्षर क्लियर हो गया। अब फिर देखिए, के 10वां अक्षर के अक्षर दायां के अक्षर के, मैंने बायां से 8वां अक्षर, बायां से 8वां अक्षर H आ गया। के, इसके के मैंने यहीं से के दायां का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ तक मेरा आ गया। तो यहाँ से अगर हम लें फिर से, तो इधर मेरा बायां आ गया, इधर दायां आ गया। तो फिर हमको इधर ही चलना होगा, दाएं की ओर चलना होगा। ये H तक आ गया ना। H के दायां से दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ फिर से ले लीजिए दायां का 10वां अक्षर कि H तक आया था। उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये 10 आ गया, R में आ गया ना H। तो ये इसका दायां अक्षर R आंसर हो गया। समझ गए। जिस प्रकार से प्रश्न बोलता है उसी प्रकार से हमको आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा प्रश्न में। इसी प्रकार का 5 प्रश्न कर लेते हैं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 12वें और 20वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें और 20वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से बाएं से, है ना, 12वें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12वें हमारा L तक आ गया, है ना। ये 12वें अक्षर के फिर लिखा है 20 में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं
तो ये 12वां तो यहाँ आ गया है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 आ गया है ना। 20वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? तो ये इसका तो 12 हो गया, ये 20 हो गया, तो के मध्य इसके बीच में कहाँ से आएगा? एच से लेके एम तक, तो 1, 2 है ना, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 7 अक्षर आया। तो इसका कुल होगा 7 अक्षर, कुल 7 अक्षर आए है ना। इसके बाद और एक अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। 3, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 5वें और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा, है ना? कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 5वें और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य वाला कौन सा अक्षर होगा? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो बाएं से 5वें में हमारा ई आ गया है ना। ये 2 बिंदु इधर लगा दिए, इधर 1 लगाए थे पहले इसलिए 2 लगा दिए। ये 5वें में ई आ गया और दाएं से 12वें, तो ये बायां हो गया। अब ये दायां है ना। अब के नहीं, क्या यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वें और दिया हुआ, यहाँ के नहीं दिया। के रहता तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना। और दिया मतलब और 20वें अक्षर के मध्य कितने? के मध्य कितने अक्षर होंगे? ठीक है, ये प्रश्न हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं। इसका आंसर आप लोग मेरा चैनल पे डाल दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के डाल दीजिएगा। इसका आंसर और इस टाइप का प्रश्न 20 प्रश्न फिर कल लेके आएंगे हम। हाँ, उसमें ये भी प्रश्न रहेगा, पर आप लोग इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।